एक जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती। वक्त के साथ साथ सभी लोग बिजी हो गए और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब उनसे तभी मिलना हो पाता है जब हम फुर्सत से होते हैं, बड़ा वक्त निकाल कर आते हैं। कुछ वजह ऐसी हुई, वजह यह है कि इन्होंने अपनी 50 साल की लगभग ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देख लिए हैं। कभी अभय क्रिकेटर हुआ करते थे, कभी अभय हवा से बातें करते रहते थे, लेकिन वक्त ने इनको ऐसा घेर लिया है कि अब ये वक्त से बातें करते हैं, हवा से बातें नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन इनके अंदर ये इतने जीवट इंसान है और एक प्रेरणा है। ये पूरी हमारी स्टोरी इसी पे केंद्रित हुई कि वो लोग जब थोड़ी थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां होती है ना, उसके बाद उनको बहुत बड़ा बना लेते हैं। लेकिन अभय वो है जिन्होंने बहुत बड़ी चीज़ को थोड़ा बना दिया है और हरा दिया है सारी परेशानियों को, और अभी किस तरीके से वो लाइफ जी रहे हैं आप देखेंगे तो यकीनन आपको मज़ा आता है। परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से मेरा तारुफ दिया, यकीनन हम इसके हकदार तो नहीं थे। ये आपकी नज़रों का बड़प्पन है, आपका अपना नज़रिया है। बहरहाल ये कुछ लाइनें इस तरह से हैं कि अपनी कोशिशों में इस दर्जा असर रख, अपनी कोशिशों में इस दर्जा असर रख कि फलक ज़मी पे खींच लाने का हुनर रख। ये शोले तुझ पे बरस के हो जाएंगे ज़ाया, तू आतिशे समंदर को पीने का जिगर रख। वाह। हाँ, इस गज़ल का आखिरी शेर मैं पढ़ दूँ जी। कि दिल दरिया नहीं तेरा कि जो चाहे हाथ धो ले, दिल दरिया नहीं तेरा कि जो चाहे हाथ धो ले, जो तेरी कद्र करते हैं बस उनकी फ़िक्र रख। अरे क्या कहना। अभय, आपको पता है कि अभय खुमार बाराबंकी साहब के पड़ोसी हैं। एक लंबा वक्त इन्होंने बिताया जब खुमार साहब का वक्त, और ये सब छोटे छोटे हुआ करते थे और खुमार साहब के घर आते जाते इनकी मुलाकात होती रहती थी। क्या है वैसी यादें हैं हमें? यादें तो परवेज़ भाई आपको मैं बताऊं कि उस वक़्त की बात है जब हम लोगों के यहाँ टीवी नहीं हुआ करता था। मेरा ख़्याल है खुमार साहब उस मोहल्ले के एक अकेले वाहिद ऐसे शख्स थे जिनके घर में टीवी हुआ करता था। तो हम लोगों का जो क्रेज़ था टीवी का, तो हम लोग अक्सर उनके घर टीवी देखने के लिए जाया करते थे। अब बचपन में उनकी शख्सियत के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उम्र के साथ पता लगा कि वो पूरी दुनिया में उनका क्या मकाम है, तो ये रहा। और बाकी चूँकि उनके आने जाने का रास्ता वही था, तो हम लोगों से सुबह शाम की दुआ सलाम थी, और उनका अखलाक, उनका लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका, बात करने का तरीका इतना नरम और इतना अच्छा था कि बरबस हर व्यक्ति उनसे बहुत ही अदब और झुक के बड़े तहजीब से पेश आता, और वो उतनी ही विनम्रता और सहजता से उसका प्रत्युत्तर देते। हाँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। ये किसी शायर ने कहा था कि ये रास्तों कहाँ गए वो आते जाते लोग, जी। आदाब करो तो कहते थे जीते रहिए। जी जी, जीते रहिए, जीते रहिए, वो हमेशा उनके मुंह से निकलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, जीते रहिए। और आप एक बार उनके लिए सलाम के लिए हाथ उठाएंगे तो वो 3 बार आपको जीते रहिए, जीते रहिए। उसके बाद से ये दिक्कत आनी कैसे शुरू हुई थी? देखिए, ये एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, एक तरह का डिसऑर्डर है। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है। बहरहाल ये धीरे धीरे इस बीमारी ने हमको अपनी गिरफ्त में लिया। तो आपको हम बता रहे थे कि एक कहानी का ये सिरा है कि ये लाइफ जी रहे थे, इन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस डाला, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, क्रिकेटर थे, सिंगर थे, सब कुछ लाइफ अच्छी चलेगी। उसके बाद इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो एक तो ये स्टोरी है कि इनके साथ जो बीती वो। अब सेकेंडरी देखिए, उसके बाद वो आदमी अपनी दूसरी लाइफ शुरू करता, क्या स्ट्रांगली वो लाइफ जी। अभय के बारे में आप जान लीजिए कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट, लोगों को उनका भविष्य बताते हैं, उनकी कुंडली बताते हैं,
और ऐसे परफेक्ट हैं कि इनके बड़े बड़े लोग मुरीद हैं जो इनमें आस्था रखते हैं, इनसे अपने बच्चों की कुंडली निकलवाते हैं। लेकिन इस पोजीशन में भी अभय उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। मतलब आपको जितनी परत खुलती जाएंगी उतना आप इनके फैन होते जाएंगे अभय के। तो अभय फिर ये हुनर कैसे सीखा आपने एस्ट्रोलॉजी के? तो ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं ये बीमारी जब से हुई हमें, तो हमें लगा कि क्या ज्योतिष विज्ञान में क्या कोई इसका जवाब है। तो ये सवाल मुझे ज्योतिष विज्ञान की तरफ खींच के ले गया। अच्छा, खुद अपने बारे में जिज्ञासा हुई जानने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वहां से आपने वहाँ से हमने इसको पढ़ना शुरू किया और इस कदर मैंने इसको पढ़ा कि आप यूँ समझिए कि एक समय ऐसा था कि 24 घंटे में शायद मैं 18 घंटे ज्योतिष के विषय में, माफ़ कीजिएगा, अध्ययन करता रहता था। और पढ़ते पढ़ते फिर चीज़ों को समझते गए, सीखते गए। फिर कुछ इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ कि जैसे आप हमारे संपर्क में आए, आपका कोई प्रश्न रहा, हमने आपकी कुंडली के अनुसार उस पर कोई प्रेडिक्शन दिया, आपको उससे कुछ लाभ हुआ। फिर आपने और 4 लोगों को बताया, 4 ने 8 को बताया, कुछ इस तरह से। तो ये पूरा जो आप देखते हैं ये कुंडली के थ्रू देखते हैं? जी जी। अच्छा, जो आपका जन्म का समय और जन्म की तिथि होती है, उससे ही ये सारी कैलकुलेशन। तो ये ग्रह वगैरह जो कहे जाते हैं उनके जी अनुसार? 9 ग्रहों की और 12 राशियों की ही परिकल्पना है ज्योतिष में कहने के लिए। अब बहुत अच्छे चित्रकार भी ये सामने देखिए, ये पेंटिंग आपको हम दिखा रहे हैं, ये इनकी बनाई हुई है। तो बहुत मतलब हरफन मौला ये हैं इनके। अभी हम बताते चल रहे हैं कि ये और क्या कर सकते हैं। ये शायर भी हो गए और अच्छे शायर हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं। शायरी और कविता का एक बहुत बड़ा नमूना भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि भाई ये शायरी और इसमें तो उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जी ज़रूर, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बड़े अदब से अपने उस्ताद मरहूम श्री चांद लखनवी जी का नाम लूँगा। मनोज कुमार अग्रवाल उनका पूरा नाम, तकल्लुस उनका चांद है। वो हमारे बड़े भाई भी रहे और पोइट्री में, गीत गज़लों में हमारे उस्ताद भी रहे। उनकी गज़लों को सुनकर, उनके कविताओं के कहने के अंदाज से प्रभावित होकर, या यूं कहिए कि उनसे प्रेरणा लेकर। और फिर चूंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में खुमार साहब थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहे मेरे लिए। तो ये आकर्षण बना। और तो कितनी गज़लें अब तक हो चुकी होंगी? अब परेश भाई यूँ तो गिना नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदी कविताएं और गज़लें आदि मिलाकर शायद 200-250 रचनाएं जरूर हैं। इनका कोई संकलन नहीं आया? अब बस यूँ कहिए कि अभी तक वो नौबत नहीं आई। अब आप जैसे लोगों से मिलना हो गया है, शायद संकलन भी जल्दी आ जाए। ईश्वर से कोई शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बिल्कुल सत्य बात अपने हृदय की मैं आपको बताऊं। देखिए, आप हमारे यहाँ जो मान्यता है, जो हमारा धार्मिक, हमारी जो मान्यता, हम लोग पुनर्जन्म में यकीन रखते और ये मानते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जो अवतारी पुरुष हुए, श्री राम जी हुए, भगवान कृष्ण हुए, ये भी अपने कर्म के बंधनों से बंधे रहे और इनको भी अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों का भुगतान करना पड़ा। तो आज यदि अगर हम किसी बैंक से कोई कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसको चुकाने में शिकायत कैसी? अच्छा, कैसे ये आपके अंदर का जो भाव है ये कविता में कैसे निकालते हैं, जरा सुनाइए कुछ। मैं कविता, अब देखिए, कविताओं का तो कुछ इस तरह से है कि रूबरू ना सही हम ख्वाब में मिलने लगेंगे। रूबरू ना सही हम ख्वाब में मिलने लगेंगे, जमी छोड़ेंगे घर फिर सितारों में दिखने लगेंगे, और कतरे कतरे में समेट रखी है जिंदा दिली हमने, हम बिखरेंगे जहाँ फिर वहीं खिलने लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लेट के जी, और ये आपका संसार है, आपने ये पूरी दुनिया इसमें समेट रखी है। जी। इसके थ्रू आप जो है टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है जी, उसका आपने पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल। और यहाँ से आप इस पे लिखते भी हैं अपनी शायरी और कविता या एस्ट्रोलॉजी का जो भी पूरा काम है वो आप इस पे करते रहते हैं, सब कुछ। और यहाँ से आप पूरा उसका यूज, बस एक माउस से सारा कंट्रोल है। अच्छा, ये एक बड़ा, मैंने एक कविता देखी आपने लिखी है मोदी जी के ऊपर। जी। तो पहले तो ये क्लियर करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका कोई अटैचमेंट है? जी नहीं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से दूर तक, नॉट इवन मैं तो सदस्य भी नहीं,
भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का बाराबंकी का कोई भी पदाधिकारी मुझे जानता भी होगा, मुझे नहीं लगता है। तो ये मोदी जी के ऊपर कविता कैसे ख्याल आ गया? देखिए, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों पूरे विश्व में उस एक अजीब शख्सियत की बात करते हैं और करोड़ों लोग उनसे प्रभावित हैं। उन्हीं में से मैं भी एक आम इंसान हूँ, उनसे प्रभावित हूँ। चूँकि शब्दों पे थोड़ा बहुत नियंत्रण है कहने की। तो ये मोदी जी को ये ध्यान में रख के आपने ये लिखी थी कविता? जी बिल्कुल। यूँ कह लें कि मोदी जी के जैसे जैसे उनके कार्यकाल में चीज़ें अच्छी होती गई मेरे हिसाब से, वैसे वैसे ये कविता बढ़ती गई। कुछ सुनाइए हमको इस कविता के कुछ अंश। मैं कविता के कुछ आखिरी लाइनें आप कह रहे हैं तो मैं सुनाता हूँ कि भूमि सा धीरज है जिसमें पवन सी है मुखरता, सिंह सा साहस धरे जो हो सूर्य सम जिसमें प्रखरता। वो एक सुमन मधुबन सा है, धरती पे है लेकिन गगन सा है। वो एक सुमन मधुबन सा है, भूमि सा धीरज हो जिसमें पवन सी हो मुखरता, सिंह सा साहस धरे जो हो सूर्य सन जिसमें प्रखरता। फिर भी द्रवित हो जाए पल में भाव से अतिरेक होकर, और स्वयं को धन्य माने दीन के जो पैर धोकर। है वही सामर्थ्यशाली असंभव को भी जो संभव बना दे, और धरा से चंद्र तक तिरंगे ही तिरंगे जो सजा दे। और प्रथम जिसने उतारी मर्यादा पुरुषोत्तम आरती, है भी वही होगा वही माँ भारती का सारथी। है भी वही होगा वही माँ भारती का सारथी। सबके हवाले करनी है ये रचना कि जो लिखा है वो सुपुर्द आम हो जाए, जो लिखा है वो सुपुर्द आम हो जाए, मेरे बदले भले ही तेरा नाम हो जाए। क्या? मैं हर मायूस चेहरे की तबस्सुम का सबब बन जाऊं, मेरे दीवान के बदले फ़कत इतना इनाम हो जाए। और अब नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर नसीब।